Hello students, today we are going to discuss conservative and non-conservative forces. See, conservative forces are what? Now, if the work done by a force does not depend upon the path that is followed, it depends only upon the initial and final position of the object, then we say that that force is what? It is a conservative force. So, conservative force किसको बोलेंगे? If the work done by a force depends only upon the initial and final position and not the path followed. It does not depend upon the path that is followed, it is independent of the path. तो ऐसा जो फोर्स होगा इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, मान लीजिए कि ये एक ब्लॉक है, इसका मास से m है, ये यहाँ पे ग्राउंड पे रखा हुआ है एट पोजीशन A. यहाँ से हम लोग इसे पोजीशन B को शिफ्ट करते हैं. ओके, दिस इज एट द डिस्टेंस D. नाउ सिंस they are at the same level, no work has to be performed against the gravitational force to move this object from here to here. इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कोई भी वर्क नहीं परफॉर्म करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि ये सेम ही लेवल पे है. क्लियर? सो इन दिस केस A to B तक के लिए जो वर्क परफॉर्म्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू 0. अब यहाँ से हम लोग इस पोजीशन में लेके जाते हैं, पोजीशन C. नाउ हियर दिस डिस्टेंस इज अगेन D. तो इस केस में व्हाट इज द वर्क डन? से वर्क डन फॉर B to C, that will be equal to what? The gravitational force is acting in the downward direction in this case, that is towards the center of the earth. Okay, इसके against the motion जो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है दैट इज डिस्प्लेसमेंट D. सो वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट? माइनस ऑफ mg, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, एंड डिस्प्लेसमेंट D. इतना वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा. सो द डिस्प्लेसमेंट एंड gravitational force are oppositely directed. That is the reason why the work done is negative. So minus mg into D is the work performed. So total work will be equal to what? WAB plus WBC. So this is equal to 0 minus m into g into d. This is equal to minus mg into d. ये हो गया वर्क परफॉर्म टू मूव दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम A to B. देखिए पाथ फॉलोड क्या है? A B C. नाउ सपोज हम लोग अभी इसको यहाँ पे मूव करते हैं और उसके बाद यहाँ मूव करते हैं. इस केस में द वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट? माइनस mg into d फ्रॉम हियर टू हियर. सो दिस इज पोजीशन D. ओके, और यहाँ सिंस दे आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, नो वर्क हैज टू बी डन against the gravitational force. तो इस केस में भी the total work done is equal to what? minus m into g into d. अगर हम लोग इसको ऐसे भी मूव करें from A to C, तब भी उस केस में भी the work done will be equal to minus m into g into d. क्यों? क्योंकि the gravitational force that is acting is m into g. This is acting in this direction and कितना इसको ऊपर लेके जा रहे हैं? बाय डिस्टेंस D. ओके, चाहे कोई भी पाथ हो, इट इज मूविंग अपवर्ड्स बाय डिस्टेंस D. देयरफॉर द वर्क इक्वल टू mg into d, minus of mg into d has to be performed to move this object from here to here. So चाहे पाथ कोई भी हो, as long as the initial and final positions are same, the work done is also same. इसलिए इस टाइप के फोर्स को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स. क्लियर? दूसरा एक एग्जांपल होगा कंजर्वेटिव फोर्स का, दैट इज स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग फोर्स के केस में भी ऐसा ही होगा, एज लॉन्ग एज द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम.
same amount of work has to be performed by this force. ओके ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. और एक दूसरा प्रॉपर्टी होगा कंजर्वेटिव फोर्स का, वर्क डन फॉर अ क्लोज पाथ. क्लोज पाथ से क्या मतलब है? से ये ऑब्जेक्ट ए टू बी मूव कर रहे हैं हम लोग, बी टू सी मूव कर रहे हैं, सी टू डी मूव कर रहे हैं एंड डी टू ए मूव कर रहे हैं. This is a closed path. This is distance d, this is d, this is d and this is d. Okay. ऐसे क्लोज पाथ में अगर ऑब्जेक्ट को मूव किया जाए, so work done by conservative force on a closed path is 0. Okay. यहां से ले जाके वापस यहीं पे लेके आएंगे तो वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट? 0. ये ऑब्वियस भी है, हमने जो डेफिनेशन भी देखी उसमें ये देखा है कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है ये वर्क. नाउ इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर यही है इस ऑब्जेक्ट का, सो वर्क डन ऑब्वियसली इज इक्वल टू व्हाट? 0. सपोज कोई ऑब्जेक्ट नीचे रखा हुआ है, इसको हम लोग ए टू बी यहाँ मूव करते हैं. नाउ सिंस अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स की हम लोग बात करेंगे. Now since they are at the same horizontal level, no work has to be performed. So here W is equal to 0. अब यहाँ उसके बाद में क्या करेंगे? We will move it upwards by a distance d. In this case, work done will be equal to what? Minus of, this is W1, this is W2, minus of mg into d. Upwards ऊपर के डायरेक्शन में लेके चले गए. इसके बाद में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे इधर लेके आएंगे, so W3 is equal to 0. फिर नीचे लाएंगे, जब नीचे लाएंगे सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ये ऑब्जेक्ट भी इधर मूव कर रहा है, सो W4 वर्क डन विल बी इक्वल टू प्लस mg into d. अगर टोटल वर्क हमको फाइंड आउट करना है, सो दिस विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4. ये सब कर देंगे, सो व्हाट वी कम टू ऑब्टेन इज 0. सो वर्क डन in a closed path by a conservative force is always equal to what? 0. Clear? ये दो properties I am sure आप लोगों ने समझ ली है. Next we discuss is non-conservative force. Non-conservative force क्या होता है? It's a force for which work done depends not only upon the initial and final positions, but it also depends upon the path that is followed. Okay, so non-conservative force this is what the force for which work done depends not only upon the initial and final position of the object, but also upon the path followed. Okay, so इस केस में ना कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे वर्क परफॉर्म डिपेंड करेगा, लेकिन पाथ कौन सा फॉलो कर रहा है इस पे भी डिपेंड करेगा. सो इफ द पाथ डिफर्स देन द वर्क आल्सो डिफर्स. एग्जांपल ऑफ दिस इज फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ओके, अगर एक टेबल है, सपोज इस टेबल पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. सी दिस इज अ टेबल, ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज देयर एट पोजीशन ए. हम लोग इसको ए से बी की तरफ मूव करेंगे बाय अ डिस्टेंस ऑफ डी. फिर अगेन सेम उसी टेबल पे B to C मूव करेंगे बाय डिस्टेंस D एंड C to D मूव करेंगे वापस बाय डिस्टेंस D. ओके, नाउ इस ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, सो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा. ओके, इसमें जो नॉर्मल फोर्स है, ये वेट इसका mg नीचे की डायरेक्शन में टुवर्ड्स द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ एक्ट करेगा, एंड नॉर्मल रिएक्शन n एक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में. सिंस इट इज इन इक्विलिब्रियम,
So N is equal to m into g. So kinetic friction कितना होगा? Fk will be equal to what? Coefficient of kinetic friction multiplied by normal reaction. So normal reaction इस केस में m into g है. So then the work done when you move it from A to B will be equal to what? जब हम लोग इधर move करेंगे, so force of friction will act in this direction. So the work done will be equal to what? Minus of frictional force multiplied by the displacement. Okay, since it is in the opposite direction, displacement तो इधर हो रहा है, लेकिन friction तो इधर act करेगा, इसलिए I'll put a negative sign here. Mu into m into g is the force multiplied by the displacement. कितना work perform होगा कब? जब A से B तक हम लोग मूव करेंगे. अभी वापस हम लोगों को B to C पे मूव करना है, एक ही लेवल पे है हालांकि, लेकिन फ्रिक्शन तो उतना ही है. Okay, and this movement is taking place against the friction, so therefore again work has to be done, and that is equal to minus of mu mg into d. इसी तरह से W3 भी होगा minus mu mg into d, W4 भी उतना ही होगा minus mu mg into d. क्लियर? ये अब अगर हम लोगों को इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ लेके जाना है, से A to D लेके जाना है, so A to D के लिए वर्क परफॉर्म क्या होगा? W1 plus W3 W2 plus W3. So W2 W total किसके लिए? W from A to B to A B C to D. Clear? So इस केस में वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट? 3 minus 3 times of mu mg into d. This plus this plus this W1. वहीं अगर हम लोग ये पाथ फॉलो करें A to D, तो इस केस में देखो वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट? वर्क डन फॉर A to D, this will be equal to what? Just minus of mu mg into d. So even though the initial and final positions are same, since the paths are different, work done is also different in this case. Okay, so this is what? This is non-conservative force. I think you have clearly understood the difference between conservative force and non-conservative force. Now conservative non-conservative force का और एक property है, and that property is work done when a closed path is followed, work done is not equal to 0. Okay, conservative force के बारे में हमने देखा था कि work done in a closed path is 0. So here work done over a closed path by non-conservative force is not 0. This is not 0. Say work done from A to B, B to C, C to D and D to A अगर हम लोग find out करेंगे, so it will be equal to W1 plus W2 plus W3 plus W4. So this comes out to minus of 4 times of mu mgd. Clear? So this is not equal to 0. So this is another property of non-conservative force. Clear? So these are the two properties of conservative force and non-conservative force. ठीक है? Now we will discuss some energies. Let us first discuss kinetic energy. See, kinetic energy होती क्या है? Now all of you I think very well know this. The energy of an object by virtue of its motion. Okay, this is called as what? Kinetic energy. So if because of the motion, by virtue of the motion, if an object can perform work, okay, perform work मतलब क्या है? उसका जो भी एनर्जी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? This is a kinetic energy. And all of you know that kinetic energy is equal to what? Half of m into
v स्क्वायर। अब ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? ऑफ कोर्स स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी है ना, so this is a scalar quantity. So therefore this is never negative. Kinetic energy is never negative, it's always positive. This is important thing. Kinetic energy is never negative, it's a scalar quantity, it is always positive. दूसरा, इसको हम you can write it like this also. K is equal to half of m into v vector dot of v vector. You know that m is a scalar quantity, ये तो कांस्टेंट ही है, ओके और ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट। मतलब क्या, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा कैसा होगा, दैट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। सो अल्टीमेटली व्हाट यू गेट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? सो ये भी एक चीज हम लोगों को याद रखनी होगी। क्लियर? एक और चीज हमको समझना जरूरी है कि इफ वी प्लॉट अ ग्राफ between kinetic energy and v, so you can see that k is directly proportional to v square. So what will be the nature of the graph? The nature of the graph is parabolic, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि this maximum power is 2. क्लियर? और जो दूसरा वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। अब इसका मतलब ये ग्राफ किसको सिमेट्रिक होगा, जिसका पावर 1 है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी को सिमेट्रिक होगा। बट इस साइड में होगा नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव रहती नहीं है, इसलिए द ग्राफ विल बी लाइक दिस, पैराबोलिक कर्व एंड इट इज सिमेट्रिक टू द एनर्जी एक्सिस, काइनेटिक एनर्जी एक्सिस। क्लियर? सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। देन इसका यूनिट जो है दैट इज व्हाट, जूल। SI unit is joule and CGS unit all of course you know that is earth. ठीक है? So this is about the kinetic energy. अगर एक प्रॉब्लम दिया जाए आप लोगों को कि इफ एग्जाम्पल एक दिया जाए, इफ an object of mass 5 kg is having velocity v vector is equal to 2i plus 3j plus 4k, then find its kinetic energy. क्या करोगे? You know that kinetic energy k is equal to half of m into v square. Clear? So then what you will do is you will find out v square. V square is what? मैंने बोला है कि भाई v vector dot of v vector मतलब ये v square ही होगा, ओके, v into v। या तो फिर क्या करिए आप, v vector का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करिए। Magnitude of any vector is equal to what? Vi square plus vx square plus vy square plus vz square, मतलब 2 का स्क्वायर plus 3 का स्क्वायर plus 4 का स्क्वायर। So this comes out to 4 plus 9 plus 16, 25 और 4 29 root of 29। ये हो गया magnitude of velocity. So kinetic energy k is equal to half of m, m कितना है 5 multiplied by v square root of 29 का square. So this comes out to half of 5 into 29. So this is equal to 145 by 2, that is 2 sevens are 2, 7 to 2.5. So this is the kinetic energy of that object. Clear? So this is very very simple, straightforward है। velocity vector, since velocity is a vector quantity, it may be given in terms of this I, j and k. All you need to find out is what is the magnitude of it and then multiply the square of the magnitude by half of m. Clear? So this is very very easy. So ये हो गया हमारा kinetic energy।
Now let us discuss potential energy. बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये. दिस विल सर्व एज द बेस फॉर सॉल्विंग ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स. क्लियर? चाहे ग्रेविटेशन के हो, चाहे हमारे मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, हम लोगों को ये फंडामेंटल्स पता होना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी. सी पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है, अगर इसका पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया जाए तो उसमें जो वर्क करने की कैपेसिटी, वर्क करने का पोटेंशियल आएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर? सो पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? द वर्क डन when the position or configuration of an object is changed. Okay, so energy possessed by an object because of its position, this is called as what? Potential energy. Say for example, एक ऑब्जेक्ट है जो नीचे पड़ा हुआ है ग्राउंड पे. क्लियर? दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m. अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ? आई लिफ्ट इट. ओके, यहाँ तक बाय हाइट h आई लिफ्ट इट एंड यहाँ पे एक टेबल पर रख देता हूँ. नाउ टू लिफ्ट दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड टू हियर आई हैव टू परफॉर्म सम वर्क. Now you know that energy can neither be created nor be destroyed. It can only be converted from one form to another form. This is according to the law of conservation of energy. मतलब मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ पे ले जाने के लिए कुछ वर्क परफॉर्म किया. Now work, as you know, for physics this is analogous to energy only. So ये जो मैंने वर्क किया है उसका क्या होगा यहाँ ले जाने के बाद? Okay, conservation, law of conservation does not allow this energy to be destroyed. So what happens to this work? This work remains stored in this object in the form of potential energy. मतलब आप यहाँ से अगर इसको खिसका देंगे, so वापस ये जो potential energy है ये convert हो जाएगा into the kinetic energy of this object. So उसमें ये जो ऊपर से नीचे आने के लिए potential जो भी है वो कहाँ से create होगा? This will be created because of this stored energy. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Potential energy, gravitational potential energy. Clear? So potential energy is what? It is the energy of this object because of its position or because of the configuration. किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करने से या कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से जो भी इसमें वर्क परफॉर्म करने का कैपेसिटी डेवलप होता है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे. क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. अनदर एग्जांपल इज, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वॉल है, यहाँ एक टेबल है, यहाँ स्प्रिंग लगा के रखा है. क्लियर? यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है ऑफ मास m. ये इसका नेचुरल लेंथ है. सो अभी इसमें तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं हम लोग. अब जैसे ही हम लोग इसको इस तरफ डिस्प्लेस करेंगे, व्हाट हैपेंस? इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं हम लोग. इधर जैसे ही लेके जाओगे, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन, सी यू हैव टू परफॉर्म सम वर्क. क्लियर? सो ये जो एनर्जी इसमें स्टोर होके रह जाएगी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी. अब यहाँ से इट कैन परफॉर्म वर्क. इफ यू रिलीज इट, इट विल बी एबल टू परफॉर्म द वर्क बाय यूजिंग दिस एनर्जी. सो ये जो वर्क परफॉर्म है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर? अनदर एग्जांपल इज, से धनुष्य बाण जो रहता है, इसमें जब तक नॉर्मली तुम उसको रस्सी को खींचोगे नहीं, तब तक उसमें कोई एनर्जी नहीं है. बट इफ यू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन, यू पुल इट लाइक दिस, what happens? Now because of the change in configuration, it has developed, it has obtained potential energy. This can be converted into work the moment you release it. Clear? So this is the potential energy. Now potential energy अगर हम लोगों को find out करना है, तो एक चीज याद रखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. एब्सोल्यूट वैल्यू of potential energy at any point
cannot be measured. तो हम लोग मेजर कर क्या सकते हैं? We can measure the change in potential energy. ओके, तो जब भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू की बात नहीं करते कि भाई व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, इसकी बात नहीं करते. हम हमेशा किसकी बात करेंगे? वी कैन मेजर ओनली चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर? मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी की जब भी हम लोग बात करेंगे so we will say delta U or change in potential energy. This will be equal to what? Potential energy at point B minus potential energy at point A. Clear? So this will be equal to what? Potential energy at point B minus potential energy at point A. Okay. Absolute value हम लोग इसलिए नहीं कैलकुलेट कर सकते कि सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है. अब ये ऑब्जेक्ट आया कहाँ से, ये भी तो पता कराना पड़ेगा, तभी ना हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी मिल पाएगी. ये क्या इसको नीचे से लाए हम लोग, या यहाँ से लाए, या इधर से लाए, हम लोगों को पता नहीं. सो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी हमको कैसे पता चलेगा? बिकॉज सी दिस विल बी व्हाट, जो वर्क डन है वही तो कन्वर्ट हो गया है पोटेंशियल एनर्जी में. सो यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ से आया ये जब तक हम लोगों को पता नहीं चलेगा तब तक वी कैनॉट कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर? सो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. all we can calculate, all we can measure is what? The change in the potential energy. So अब इस केस में change in potential energy is equal to what? UB minus UA. You remember that this change in potential energy is always equal to negative of the work done by conservative force. Clear? ये जो potential energy होता है that is always minus of work done by the conservative force. अब इस केस में see what is the work done when you move this object from A to B. A से B को जब मूव करोगे so what is the work done? Gravitational force act हो रहा है नीचे के डायरेक्शन में. ऑब्जेक्ट तो हम लोग ऊपर मूव कर रहे हैं h डिस्टेंस से. क्लियर? सो वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ mg जो कि फोर्स है मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट दैट इज h. सो वर्क कितना हो गया? माइनस ऑफ mg h. अब डेल्टा यू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट? माइनस ऑफ दिस वर्क. सो माइनस ऑफ दिस WC मतलब WAB दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? माइनस mg into h. सो ये क्या हो गया? प्लस mg into h. ये क्या हो गया हमारा? डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. जैसा कि हमने बोला है कि भाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमको नहीं पता हो सकता है, ओनली चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी पता हो सकता है. अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी पता करना है तो हमको पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना है ये पता होना ही होगा, अदरवाइज वी कैनॉट कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी. ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना है ये पता कराने के लिए हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पे कितना है ये पता कराना ही होगा, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू डिटरमाइन यूबी. इसीलिए हमको हमेशा UA मतलब एक पॉइंट फिक्स करना होगा जहां पे उसका कुछ ना कुछ वैल्यू हमको अज्यूम करना होगा. ओके, सो इसीलिए वी मस्ट अज्यूम सम रेफरेंस लेवल टू डिटरमाइन पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट. एक ही पॉइंट का अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है, से फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, ये अगर फाइंड आउट करना है तो हमको एक रेफरेंस पॉइंट फिक्स करना होगा. UA को हमको रेफरेंस मानना होगा. यहाँ पे हमको ये लेना होगा कि ओके चलो पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज टेकन टू बी इक्वल टू 0. अगर ये हम लोग फिक्स करते हैं रेफरेंस लेवल तो फिर पोजीशन पॉइंट बी पे कितना पोटेंशियल एनर्जी ये हम लोग इजीली डिटरमाइन कर सकेंगे. इस केस में UB विल बी इक्वल टू व्हाट? mgh प्लस 0. मतलब ये कितना हो गया? mg into h. क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स अप टू हियर. अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को याद रखनी होगी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी does not depend upon
the this thing, it does not depend upon the reference level. Okay, reference level पे depend नहीं करता है क्या, change in potential energy. लेकिन absolute value of potential energy depends upon what? It depends upon the reference level. So change in potential energy, that is delta U, does not depend upon reference level. ओके, क्या हमने रेफरेंस लेवल लिया है इस पे डिपेंड नहीं करेगा. क्या डिपेंड करेगा रेफरेंस लेवल के ऊपर? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट एनी गिवन पॉइंट विल डिपेंड अपॉन द रेफरेंस लेवल. ओके, अब सपोज ये एक पॉइंट है जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मास m है, इसको हमने रेफरेंस लेवल ले रखा है. सो यहाँ पे द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट से u, this will be equal to what? 0. 0 ले रखा है हमने, this is position A. now यहाँ से अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर मूव करता हूँ, say this is point B and this is height is h1, उस केस में UB minus UA, so this is the change in the potential energy. This will be equal to what? Minus of work done. So minus of what is the work done? Work, gravitational force तो नीचे के डायरेक्शन में, हम इसको ऊपर मूव कर रहे हैं. So therefore work done will be equal to minus of m into g into h. So ये कितना आ गया? mgh. Clear? So UB will therefore be equal to what? mgh plus UA. But UA को तो हमने रेफरेंस लेवल ले रखा है और इसको 0 ले रखा है हमने. So therefore this is equal to what? mg into h. अब अच्छा, जरूरी नहीं है कि इसको 0 ही ले. ओके, ये कुछ भी हो सकता है वैल्यू. लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ऑब्वियस है कि भाई इसको अगर रेफरेंस लेवल लेते हैं हम लोग, तो ये हम लोग लेके चलेंगे कि यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी बाकी पोटेंशियल एनर्जीज के कंपैरिजन में इसको 0 लेंगे. ओके, तो ही हम लोगों को बाकी पॉइंट्स, या तो इसके ऊपर के या इसके नीचे के, वहां पे कितना पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका हम लोगों को जजमेंट आएगा. क्लियर? सो UB इज इक्वल टू mg into h. अच्छा चलो ये मानते हैं कि इसको नीचे हम लोग लेके आते हैं एट पॉइंट C बाय डिस्टेंस से h2. इस केस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? देखिए, पोटेंशियल एनर्जी एट C माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट A. क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस ऑफ वर्क डन. अब यहां से यहां लेके आएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे के डायरेक्शन में ही है, m into g. ओके, मूवमेंट भी नीचे के डायरेक्शन में हो रहा है. सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ऑफ mg into h2. क्लियर? सो देयर